So children, we were to start with agriculture sector in the post-liberalization period. So please put the heading in your copies titled as agriculture sector 1991 onwards. Got it? Chaliye. So we know that Indian economy is predominantly an agricultural economy, and 44% of the country's working population is engaged where, children? Is engaged where? In agriculture. Because 2/3 of the people in the country live where? In rural areas. इतनी बात सबको समझ में आ गई? So with this data, children, can we say कि हम एग्रीकल्चर को डिनाई कर सकते हैं? The answer is no, बिल्कुल भी नहीं. अब एग्रीकल्चर में डायरेक्टली 44% लोग एम्प्लॉयड हैं. अलाइड सेक्टर, अलाइड का मतलब क्या होता है सर? भाई एग्रीकल्चर में तो फार्मर हो गया. अलाइड सेक्टर मतलब कटिंग के लिए, देन सो कॉल्ड पंपिंग सेट जो खेत में लगा होता है. ट्रैक्टर भी इसीलिए बिकते हैं क्योंकि फार्मिंग एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं. इन सब सेक्टर्स को भी साथ में जोड़ लें तो दे कंट्रीब्यूट अबाउट 16% ऑफ कंट्रीज नेशनल इनकम. अब प्लीज 44 प्लस 16, 60 मत कर दीजिएगा. टोटल देश की कमाई जो है उसका 16% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड एक्टिविटीज से आता है, जिसमें डायरेक्ट फार्मर्स के कंट्रीब्यूशन से जो इनकम होती है वो, प्लस ट्रैक्टर की सेल हो गई, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एग्रीकल्चरल वेयरहाउसिंग हो गई. इन सबको जोड़कर 16% ऑफ द कंट्रीज इनकम इज थ्रू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ओनली. सर 44% उस सेक्टर में एम्प्लॉयड है और जनरेट कर रहा है इनकम 16%. नहीं, 44% एम्प्लॉयड नहीं है. टोटल जो काम करने वाली पॉपुलेशन है देश की, जिसको आप वर्क फोर्स बोलते हैं, उसका 44% एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है. सर इतना कम जनरेट कर रहे हैं पॉपुलेशन. इतना कम जनरेट कर रहे हैं? अरे भाई इतना ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, बल्कि पहले तो और कम हुआ करता था. पहले तो ज्यादातर आउटपुट ब्रिटिशर्स ले जाते थे, तो सो कॉल्ड इन किसानों को कुछ खाने के लिए और बेचने के लिए मिलता ही नहीं था. उससे भी पहले दे वर डूइंग ओनली सबसिस्टेंस फार्मिंग. तो ये 1.6% था जो आज आपको 16% नजर आ रहा है. गॉट इट? समझ में आ गया? ओल्ड एंड ट्रेडिशनल टेक्निक्स वर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से द प्रोडक्टिविटी वाज वेरी 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 लो. सो कॉल्ड वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, सीड्स फर्टिलाइजर्स नहीं थे. मैंने बहुत बार आपको NCAER के बारे में जिक्र किया, आज फिर कर रहा हूं. नेशनल काउंसिल फॉर एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च. सॉइल टेस्टिंग सेंटर्स आर देयर. आप सॉइल की टेस्टिंग करा लीजिए, जिससे पता लग जाएगा किस चीज की उगाने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी. Earlier, these farmers were dependent only on non-institutional credit. ये क्या होता है सर? उधार किससे मिलता था? गांव के रईस, ठेकेदार, साहूकार से, जो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट करता था, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता था. रिलेटिव्स दिया करते थे लोन, फ्रेंड्स दिया करते थे. तो ये सारे के सारे लोग इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज करते थे. और पता लगा फार्मर्स वर इन टू व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन अ डेट ट्रैप. ऐसा ट्रैप जिसके अंदर से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था. Got it clear? तो so called this was acting as an obstacle in economic development. तो जब सबसे पहला 5-year प्लान आया चिल्ड्रन, तभी से सोचा गया हाउ टू डेवलप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट कैसे किया जाए. तो गवर्नमेंट ने वेज एंड मीन्स निकाले, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज निकाली. अभी रिसेंटली भी फार्मर्स जो इतनी आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक नया सो कॉल्ड इंश्योरेंस टूल लॉन्च किया, विच इज कॉल्ड एज क्रॉप इंश्योरेंस. नाउ व्हाट इज क्रॉप इंश्योरेंस? भाई आपकी इस पूरी खेत का क्रॉप का इंश्योरेंस है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितना भी है. अगर डैमेज हो जाता है क्रॉप का, हु इज गोइंग टू पे द मनी? इंश्योरेंस कंपनी. तो एक किसान है, उसका क्रॉप डैमेज हो गया तो बेचारा मर जाएगा, बट गवर्नमेंट ने, इंश्योरेंस कंपनी ने सबका रिस्क कवर किया है. तो कहीं पे प्रॉफिट होगा, कहीं पे लॉस होगा. तो अब फार्मर्स डेफिनेटली आत्महत्या भी कम करते हैं. सो ऑल दीज एक्टिविटीज एक्ट लाइक प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. मार्जिनल फार्मर बताया था मैंने आपको, जो इतनी ही खेती बाड़ी से रेवेन्यू जनरेट करता है, which is barely able to cover the cost of farming. I repeat children, which is barely able to cover the cost of farming. Agricultural implements have been modernized. Food security दे दी. और आपने अगर MSP प्रोग्राम सुना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इस पर्टिकुलर प्राइस से नीचे में अगर आपका आउटपुट बिक रहा है
आपको बाजार में घूमने की जरूरत नहीं है, यू कम टू अस, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपका पूरा का पूरा खेत का जो भी आउटपुट होगा एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीद लेगा। समझ में आ गई बच्चों बात? चलिए, सो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज वर देयर, लेट्स सी क्या थी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज चिल्ड्रन। सबसे पहले थे टेक्नोलॉजिकल मेजर्स। अब इनसे क्या होगा? टेक्नोलॉजिकल मेजर्स रिलेटेड टू, अपनी कॉपी में लिख लीजिए चिल्ड्रन। द फर्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, और इसमें बस एक दो लाइन लिखनी है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना। increased supply of agricultural inputs, first point. Second is high yielding variety of seeds. Third, chemical fertilizer. And fourth, pesticides. ये चीजें फार्मर्स को इजी प्राइस पे इजी अवेलेबिलिटी करा दी जाती है ताकि उसकी फसल कभी भी खराब हो ही ना। अंडरस्टूड दिस? कॉपी दीज पॉइंट्स क्विकली एंड देन पुट द सेकंड पॉइंट, infrastructure facilities. Yes. So what are the infrastructure facilities that are provided by the government and children? government के साथ साथ private sector. क्रेडिट एक तो आपको मिल जाएगा, और क्रेडिट के लिए सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है चिल्ड्रन? नाबार्ड। और नाबार्ड के अंडर में 3 तरह के बैंक्स काम करते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, जो जमीन वगैरह खरीदने के लिए आपको लोन देंगे। रीजनल रूरल बैंक्स, जहां पे फार्मर्स अपना अकाउंट, सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, छोटा सा ओडी वगैरह मिल जाता है। एंड देन चिल्ड्रन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, ये आपको लोन देंगी सीड्स फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए। मार्केटिंग, आपने बच्चों एगमार्क का नाम सुना होगा, खाने पीने के सामान पे जैसे इलेक्ट्रिक आइटम्स पे आईएसआई का लोगो होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स लिखते आईएसआई करके हैं, इसका लोगो ठप्पा अगर लग गया मतलब ये प्रोडक्ट सेफ टू यूज है। तो खाने पीने के सामान पे एगमार्क लगता है, मतलब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। जैसे स्वेटर वगैरह पे वुलन पे वुल मार्क होता है, चलिए आप इसको नहीं समझ पाएंगे। आपने गोल्ड कभी देखा होगा, गोल्ड पे भी एक हॉलमार्किंग होती है, BIS सेफ्टी स्टैंडर्ड की, ये पक्का गोल्ड है, इसमें कोई भी सो कॉल्ड ग्रेडिंग की चोरी नहीं की गई। अगर हॉलमार्क 916K है तो इसका मतलब ये 22 कैरेट है, 750K है तो इसका मतलब ये 18 कैरेट है। तो जैसे गोल्ड पे हॉलमार्किंग होती है, डायमंड ज्वेलरी मम्मी ने कभी खरीदी हो तो कार्ड मिलता है इंडियन जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का, तो वैसे ही खाने पीने पे एग्रीकल्चर के सामान पे एगमार्क होता है, विच इज अ स्टैंडर्ड डिजाइन और लोगो और इम्प्रिंट विच इंडिकेट्स कि ये सामान यूज करने के लिए एकदम बढ़िया है। क्वालिटी एक तरह की डिनोट करता है, बोल सकते हैं। देन स्टोरेज इज प्रोवाइडेड। स्टोरेज कहां पे मिलेगा? अगर आपने ढेर सारी गेहूं उगाई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने गोडाउन में इसको रख लेता है। ट्रांसपोर्टेशन इज देयर, फार्मर्स को प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है। किस तरह की एजुकेशन दी जाती है? एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूट्स, कभी आपने वो डीडी नेशनल चैनल देखा हो तो शाम को 6-7 बजे के आसपास कुछ ये कृषि प्रोग्राम आते हैं, चल रहे हैं, जहां पे बताते हैं कि आप कैसे खेती बाड़ी कर सकते हैं, कितना पानी किस फसल में आपको कब डालना है, किस मौसम में क्या वाटर सप्लाई होनी चाहिए, ये सारा एजुकेशन देते हैं लोग। एंड देन एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए तो इंस्टीट्यूट का नाम पता है, NCAER, नेशनल काउंसिल फॉर एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च। सर एगमार्क FSSAI वाला जो मार्क रहता है, FSSAI अलग है, FSSAI टैग्ड फूड का लाइसेंस है, व्हाट इट क्लियर, वो एग्रीकल्चर फूड नहीं होता है, ये एग्रीकल्चरल आइटम्स के ऊपर लगता है। ब्रेड ग्रेन, ब्रेड भी डायरेक्ट नहीं होगा, ग्रेन, हाँ ग्रेन पे होता है ये, व्हाट इट क्लियर। जैसे हम अगर वो खरीदें, लिज्जत पापड़ होता है, ऐसे लिज्जत पापड़ के ऊपर एग मार्क होगा क्योंकि मूंग की दाल से बना है, एंड दाल जो है, पल्सेस जो है, वो एग्रीकल्चरल कमोडिटी है। ओके। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटीज मतलब बैंक्स के थ्रू आपको लोन दिलवा दिया जाएगा। कोऑपरेटिव है, ये तो पता है, रीजनल रूरल बैंक आई हैव जस्ट टोल्ड यू, नाबार्ड बता दिया मैंने आपको। तो जैसे कमर्शियल बैंक्स के ऊपर इंडिया में डंडा कौन चलाता है? RBI। वैसे ही एग्रीकल्चरल बैंकिंग के ऊपर जो हेड है चिल्ड्रन, दैट इज नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। समझ में आ गई बात? पक्का? बाकी ये सब तो टाइम पास थ्योरी लिखी हुई है, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज ऑल हैव बीन टोल्ड टू यू। थर्ड पॉइंट लिखिए चिल्ड्रन, लैंड रिफॉर्म्स। जब ब्रिटिशर्स थे तो जो जमींदार हुआ करते थे उनका काम क्या होता था? गरीब किसानों को एक्सप्लॉइट करें और एक्सप्लॉइटेशन से इतना रेवेन्यू जनरेट करें, कुछ अपनी जेब में रखें एंड कुछ
अंग्रेजी हुकूमत को दे दें। तो जब अंग्रेज चले गए, सबसे पहला काम गवर्नमेंट ने क्या किया चिल्ड्रन? इंटरमीडिएट्स को पूरी तरह से फिनिश कर दिया। देयर आफ्टर टेनेंसी रिफॉर्म्स, टेनेंसी रिफॉर्म क्या होते हैं? कौन किस जमीन का किराएदार होगा। अगर जमीन मेरे दादाजी ने खरीदी थी, उन्होंने मेरे पापा को दी, पापा ने मेरे को दे दी, इट विल बी विद मी। बट अगर मैंने अंग्रेजों की चमचागिरी करके उस जमीन को हथियाया है, तो वो जमीन का टुकड़ा मेरे से वापस ले लिया जाएगा। द टिलर, जो खेती कर रहा है, विल बी द एक्चुअल ओनर ऑफ द लैंड। बेसिकली जिनके पास जरूरत से बड़ा लैंड साइज है, उस पे कर देंगे फ्रैगमेंटेशन और उसको दे देंगे जिस बेचारे के पास जमीन नहीं है। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, एक पीस ऑफ लैंड आपका यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे है, कैसे 3 जगह जाके आप खेती करेंगे? तो इट इज डिसाइडेड कि आपके ये तीनों लैंड एरिया को एक साथ जोड़ दिया जाएगा ताकि आपके पास एक वेल डिफाइंड साइज आ जाए। ये आपने क्लास 7th 8th में हिस्ट्री में पढ़ा होगा। कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि एक मोहल्ला है जिसका नाम या गांव है, नील गांव नाम है इसका, और एक गांव है जिसका नाम है पील गांव। ठीक है, नील गांव में आपके 3 पीसेस ऑफ लैंड है और पील गांव में मेरे 3 पीसेस ऑफ लैंड है। तो ये तीनों आपसे यहां पे लेकर उसको दे देंगे, या ऐसा समझ लीजिए ये प्रॉपर्टी एक्स की यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये प्रॉपर्टी वाई की, ये वाई की, और ये भी वाई की और ये भी वाई की। तो वाई की 2 जमीनें अलग है, 2 अलग है, तो उसको 4 एक जगह दे देंगे। एक्स का एक लैंड अलग है, एक अलग है, तो उसको दोनों जगह एक दे देंगे। समझ में आया? साइज अलग करेगा। नहीं, साइज तो डिफाइन कर दिया जाएगा ना कि आपका वो लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी गवर्नमेंट टूरिज्म के लिए क्या कर रही है, हर जगह टेम्पल वगैरह में कॉरिडोर्स बना रही है। तो वाराणसी में तो कहीं पे 3 टाइम्स पेमेंट किया गया और कहीं पे 5 टाइम्स। 20-25 लाख रुपए का अगर आपका घर है तो गवर्नमेंट ने 1.25 करोड़ रुपए आपको दिए खाली कराने के लिए। तो गवर्नमेंट अब सर घर कहाँ देगी? जिसको 1.25 करोड़ मिले कहेगा मैं ढूंढ लूंगा, कोई परेशानी बात नहीं, पैसा दो बस। तो 3 to 5 टाइम्स इतना ज्यादा क्यों मुआवजा आपको कॉम्पनसेशन दिया गया? ताकि आप कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाएं। खाली तो करना पड़ेगा आपको, कानून है, क्योंकि पैसा ले लेंगे तो आप ही का फायदा हो जाएगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। करने के लिए घर भी दे देते हैं हम लोग। हाँ। पॉलिसी ऑफ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू। कंट्री में चिल्ड्रन जब सप्लाई बहुत ज्यादा होती है और उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डिमांड बहुत कम होगी, what will happen ultimately children? The price will go down. Simple as प्राइस विल फॉल डाउन। prices will go down. अब प्राइस गिरेगी तो फार्मर को बेचारे को सस्ते में बेचना पड़ेगा। इसको बच्चों हम बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। क्लास 11th का नहीं है ये पॉइंट, आप क्लास 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड चैप्टर में पढ़ेंगे। जब फसल बहुत अच्छी होती है तो फार्मर्स फील वेरी हैप्पी और सैड। Happy. दे फील सैड, क्योंकि बहुत ज्यादा फसल अगर हो गई तो सप्लाई बहुत ज्यादा है बट डिमांड उतनी मार्केट में है नहीं। दे वुड बी सेलिंग देयर प्रोडक्ट एट अ वेरी लो प्राइस। लो प्राइस पे क्या उनको गुड प्रॉफिट हो पाएगा चिल्ड्रन? नो। तो पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, ज्यादा भी है बट फायदे का नहीं है। तो यहां पे जब दाम गिरता है, इनको नुकसान ना हो, गवर्नमेंट इनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर देती है कि आपका अगर शुगर केन बाजार में 20 रुपए केजी से नीचे बिकता है तो हमें लाके बेच दीजिए, हम सब खरीद लेंगे। सर व्हाट द गवर्नमेंट विल डू? गवर्नमेंट को चाहे 12 रुपए किलो में शुगर केन मिल को इसको देना पड़े, बट गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा है, उसमें से नुकसान झेल लेगी। बट अगर किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दी, व्हाट विल हैपन? ही और शी विल कमिट सुसाइड। अगली बार सरकार ने। हाँ, अगली बार सरकार भी नहीं, किसान भी नहीं आएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी लिख लीजिए, बड़े काम की चीज है। सो प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होती है मैंने आपको बता दिया। ऐसी प्राइस जिसपे गवर्नमेंट क्वांटिटी ऑफ फूड खरीद लेगी ताकि जो राशन की दुकान पे सामान है वो टाइम पे पहुंच सके। सर बट ये गवर्नमेंट बिजनेस करती है इसमें फार्मर्स के साथ। नहीं, एक्चुअली बिजनेस नहीं होता है, बिकॉज मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत ज्यादा होती है और गवर्नमेंट इसको अपनी राशन शॉप में बहुत सस्ते में सप्लाई करती है, तो रियली में बिजनेस कर नहीं पाती है। इनपुट सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर, अगेन चिल्ड्रन, फ्री सीड्स, फ्री फर्टिलाइजर्स, फ्री पेस्टिसाइड्स, सारी चीजें फ्री में मिलेंगी, हमें पैसा देने की जरूरत
नहीं है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? जस्ट टू प्रमोट द पुअर फार्मर्स। आई रिपीट, जस्ट टू प्रमोट द पुअर फार्मर्स, ताकि वो आत्महत्या जैसी हरकतें ना करें। फूड सिक्योरिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पता होगा, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान मस्ट बी सीइंग एन नंबर ऑफ प्लेसेस नियर बाय होम चिल्ड्रन। तो गवर्नमेंट इससे फूड सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करती है? राइस वुड बी अवेलेबल एट 1 rupee per kg, wheat available at 2 rupee per kg, pulses available at 4 rupee per kg। शुगर भी मिलती है सर, हाँ शुगर भी मिलती है, अवेलेबल एट 5 rupee per kg, बाजार में 40 रुपए है। ऑयल बहुत कम मिलता है यहाँ पे, ऑयल अडानी अंकल खरीद लेते हैं पूरा। वॉट इट मिलता है, ऑयल भी सस्ता मिलता है बट कम मिलता है। ये शुगर, राइस, व्हीट, पल्सेस तो अक्सर मिलते हैं। तो क्या आपको 2 रुपए किलो में व्हीट मिलेगी? एब्सोल्युटली नॉट। मिलती किनको है ये? दोज हु आर कवर्ड अंडर बीपीएल का टीवी जिनके घर में होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। समझ में आ गया? तो कितने कलाकार तो ऐसे ही हमारे एक जानने वाले 2 रुपए किलो में व्हीट खरीद लेंगे। 1 किलो व्हीट में कम से कम 600-700 ग्राम आटा लेटस से निकल आया। तो इन्होंने 15 kg व्हीट ले ली एट द रेट ऑफ 2 रुपी। कितना पड़ा चिल्ड्रन? 30। 1 किलो गेहूं की पिसवाई मान लीजिए 10 रुपए है, 10 रुपए भी नहीं, क्या 4-5 रुपए होती होगी, तो 15 किलो की कितनी होगी? 75। तो 100 और होती है 25 किलो की, तो 4 रुपए। 100 रुपए कितनी की होती है? 100 रुपए 25 किलो की, मैं गलत पूछता हूँ। तो 100 रुपए 25 किलो की, 4 रुपए केजी हो गया, तो 60 ये हो गया। 90 रुपी में 15 किलो आटा तैयार है चिल्ड्रन, लगभग 6.5 रुपए किलो। और बाजार में आप ठीक ठाक फ्लोर लेने लग जाए तो 44 to 45 रुपी केजी सस्ता आपको नहीं मिलेगा। वेल टू डू लोग चिल्ड्रन, वेल टू डू, जिनको जरूरत नहीं है बट किसी जमाने का बीपीएल का कार्ड बना है तो खरीद लेते हैं। और कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो सही में गरीब तो हैं, उनके घर में गेहूं भी ढेर सारी आती है बट वो गेहूं उतनी पिसवा के आटे में खाते नहीं है। व्हाट दे डू, बेच देते हैं किसी को। किसको बेचते हैं? शॉपकीपर को बेच देंगे 15 रुपए किलो में, शॉपकीपर आगे 25 रुपए में बेच देगा उसको। जैसे वो जो ठेले लगाते हैं उन सबको बेच दो, खाने पीने के ठेले लगाते हाँ हैं। उन्हीं को बेचते हैं लोग, और क्या। आप देखते होंगे यूट्यूब में 15 रुपए में पूरा खाना खिला रहा है कोई, 15 रुपए में कैसे खाना खिलाएगा? यही वाला आटा होता है बेसिकली। वो नहीं समझे बात को? समझ गए। अभी देख रहा था यूट्यूब में, एक आ रहा था कोई प्रयागराज सिटी का ही था, 30 रुपीज में चिल्ड्रन, 30 रुपीज में 3 तरह की सब्जी, 5 कचौड़ी, थोड़े से चावल और ये सब बेच रहा था। तो माय वाइफ आज की इतना सस्ता कैसे हो सकता है, हम लोग घर में खाना बनाना छोड़े इसी से खा लिया करें। तो मैंने कहा जो सस्ते वाले चावल राशन की दुकानें मिलते हैं ना, ये जुगाड़ पानी से, उसको खरीद लेते हैं। समझ में आ गया? और किससे खरीदते हैं? जो लोग वहां जाके खरीदते हैं उनसे नहीं, जिसके पास लाइसेंस होता है उसी से खरीद लेते हैं। और वो बोल देता है अभी पीछे से आए नहीं सामान, कहाँ से हम आपको दें, और वो पैसे बैकडोर से बेच देते हैं। तो इनकी क्वालिटी ठीक होती है। सेम होती है भाई। नहीं, क्वालिटी वो नहीं होती जो आप मार्केट में लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, 50 रुपी केजी का शुगर मच बेटर होगा। सर लेकिन वो तो सब्सिडी से उतना कम हुआ है ना, नहीं नहीं, उससे ऐसा नहीं, quality का ऐसा तो- नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जो यहाँ से वीट लेते हैं तो वीट की बेस्ट क्वालिटी होती है, दैट इज K68। हिंदी में K68 गेहूं बोलते हैं। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वीट। बट आपको राशन की दुकान में थोड़ा मिलेगी। चावल कोई बासमती चावल थोड़ा मिलेगा 150 रुपए 120 रुपए किलो वाला। नॉर्मल मोटा चावल मिलेगा, आप खा भी नहीं पाएंगे ठीक से उसको। हाँ आप नहीं खा पाएंगे उसको। चलिए, बेसिकली गरीब लोगों के लिए, हाँ क्वालिटी मतलब ऐसी खराब नहीं होती कि आप खा के मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता खाना। इट इज गुड बट टेस्ट इज नॉट दैट मच विच वी एंड यू आर यूज्ड टू बेसिकली। सर गवर्नमेंट ने वो लोग इतना दिमाग लगा, क्या? सर जो उनके लिए वेलफेयर का मोटिव से आएंगे सर उसी को लॉस में बेच देते हैं। तो लॉस में गए, ये भी तो वेलफेयर कर रहे हैं अपना, इनका तो प्रॉफिट हो रहा है ना। और गवर्नमेंट का क्या नुकसान गया? तो पैसा टैक्स पेयर का। चलिए, गवर्नमेंट को वोट मिल रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट एंड एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन। और यही जो राशन कार्ड होल्डर होते हैं, फेयर प्राइस शॉप, सस्ते गल्ले की दुकान चल रहे हैं, 23 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स थे इंडिया में मार्च 2019 में। 23 करोड़। एसी और कार इससे ज्यादा लोगों के पास है। ओके। रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये तो शायद आप 2 बार पढ़ चुके हैं। नो नीड टू डू इट वंस अगेन चिल्ड्रन। फिर से बताऊंगा इसको मैं, याद है ना सब? हाँ। क्रॉप इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आप ये ले लीजिए, अपने खेत में क्रॉप का इंश्योरेंस करा लीजिए। अगर कोई भी लॉस होता है आउट ऑफ नेचुरल कैलामिटी या फायर, आग लग गई बिजली कड़कने से, भूकंप आ गया, बरसात बहुत ज्यादा हो गई, नेचुरल कैलामिटी से अगर लॉस होता है, हु विल कवर अप दिस लॉस चिल्ड्रन? दिस स्कीम वुड कवर अप।
रेट ऑफ प्रीमियम इज वेरी लो, कुछ प्रीमियम फार्मर खुद देता है और बाकी का प्रीमियम गवर्नमेंट देगी उसके बिहाफ पे। ये बस डेटा पढ़ लीजिएगा। 99,000 करोड़ के क्लेम भी पे किए जा चुके हैं। प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग। सो जब तक लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा चिल्ड्रन, विल प्लानिंग बी सक्सेसफुल एवर? नो, नॉट एट ऑल। जब तक लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक प्लानिंग सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। सो देयर आर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पंचायती राज आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, गांव वगैरह में इनकी हेल्प से चिल्ड्रन प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। यस, समझ गए सारी बातें? चलिए, पुट द नेक्स्ट हेडिंग चिल्ड्रन, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। चलिए, सो चिल्ड्रन ये डेटा बेस्ड है। सबसे पहले इट इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। नॉन फूड क्रॉप्स लाइक शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड, इसका प्रोडक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ गया। प्री लिबरलाइजेशन 176.4 था एंड नाउ इट हैज क्रॉस्ड 308, पौने 2 गुना आउटपुट बढ़ गया। राइस का 1.64 टाइम्स, व्हीट का 1.9 टाइम्स, डबल हो गया प्रोडक्शन। जमाना था जब कंट्री यूज्ड टू इंपोर्ट थिंग्स एंड नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग देम बेसिकली। एंड व्हाई दिस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, बात की बात है। ऑयल सीड 4.5 गुना so called and 1.9 times during the period, this has increased basically। ऑयल सीड के बाद और भी कुछ होना चाहिए, ये दो बातें क्यों लिखी? अच्छा, कॉटन है, सॉरी, कॉटन का 4.5 है चिल्ड्रन एंड ऑयल सीड का इट इज 1.9। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी 2280 किलो पर हेक्टेयर पैदावार थी प्री लिबरलाइजेशन में चिल्ड्रन। पोस्ट लिबरलाइजेशन में इट इज 3464। कितना आउटपुट बढ़ गया? 1.5 गुना आउटपुट बढ़ गया। एंड दैट्स व्हाई इंडिया रैंक्स एट अ गुड प्रोमिनेंट प्लेस इन फूड एक्सपोर्ट्स। एरिया अंडर कल्टिवेशन 52% सो कॉल्ड क्रॉप्ड एरिया था 1950-51 में, which increased largely in between 1951 and 91। बट ये किसकी वजह से इंक्रीज हुआ? नॉन फूड क्रॉप की वजह से। किसकी वजह से? नॉन फूड। तो कुछ पर्टिकुलर फार्मर्स ही रिच हुए, सारे फार्मर्स रिच नहीं हुए। गॉट इट? 65% ऑफ द एरिया अंडर कल्टिवेशन वाज अंडर फूड ग्रेन्स क्रॉप्स इन 2019-20। सब डेटा रखना है, कुछ खास है नहीं। एग्जाम में डेटा का कुछ हाँ, नहीं पूछ नहीं सकते, आपको आंसर में लिखना पड़ेगा और उसको हाईलाइट करिएगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। सो ब्रिटिश रूल के पहले फार्मर्स हैड विच टाइप ऑफ फार्मिंग चिल्ड्रन? सबसिस्टेंस फार्मिंग। सिर्फ उतना ही उगाते थे जितने में उनका पेट भर जाए। ब्रिटिशर्स टॉट देम द आर्ट ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इतना आउटपुट प्रोड्यूस करिए कि आप तो यूज करेंगे ही करेंगे, प्लस आगे किसी को आप सेल भी कर सकते हैं, विच विल मेक देम अर्न गुड मनी एज सच। लेकिन सर पहले तो क्या था कि पहले भी सही करते ही होंगे ब्रिटिशर ने नेग्लिजिबल सेल करते थे पहले। सर, लेकिन जो पहले लोग बर्थडे पार्टी घर में ही सेलिब्रेट करते थे, अब तो घर में सेलिब्रेट करने वाले गरीब माना जाता है, तो इसलिए मजबूरी है बाहर जाना। अंडरस्टूड? तो ब्रिटिशर्स ने इनको सबसिस्टेंस फार्मिंग से हटके कमर्शियल फार्मिंग सिखाई। Agricultural is a commercialization product. Farming is no longer considered as a source of subsistence, but it is a very high profile business activity. पोल्ट्री फार्म का नाम सुना है चलो? वो भी खेती बाड़ी में आता है। पोल्ट्री फार्म के बिजनेस से कितना फायदा है? 15 रुपए का एक छोटा सा मुर्गा खरीदते हैं, जब बड़ा हो जाता है वो 2 महीने 3 महीने में, तो कितने में बेचते हैं? 90 रुपए में। और ज्यादा ज्यादा मान लीजिए 50 रुपए की सीड्स आपने खिला दी उसको, बीज वगैरह, 65 का मुर्गा 90 रुपए में बिक रहा है, प्लस एग अलग से बिकेगा। समझ में आ गया? जो उसके फर हैं वो अलग से बिकते हैं, जो पैर कट के निकलता है वो अलग से बिकता है। कितना फायदा होता है? तो पोल्ट्री फार्म बहुत अच्छा बिजनेस है। दूध की डेयरी चलाना बहुत अच्छा बिजनेस है। सबसे पुरानी इंडिया में सो कॉल्ड कौन सी कोऑपरेटिव थी दूध की डेयरी? पराग मिल्क। देयर आफ्टर केम अमूल, और उसके बाद इतने ढेर सारे आने लग गए। अब इनकी देखा देखी, जैसे हमारे प्रयागराज शहर में एक बड़ा फेमस मिल्क आउटलेट है स्टार डेयरी। ये लोग क्या करते हैं, जो इलाहाबाद के सबर्ब्स के 30, 40, 50 किलोमीटर्स के लोकल ग्वाले होते हैं, ये इनसे खरीदते हैं। और उसी तरह से एक माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट इन्होंने लगा रखा है जो पराग और अमूल ने लगाया है। ये फ्रेश मिल्क डेली का डेली बेचते हैं, और जो मिल्क आज नहीं बिका, पता है कल तक खराब हो जाएगा, क्या करते हैं उसका? बटर, पनीर,
मसाला ही बना दें, बटर पनीर मसाला हो जाएगा, बटर वगैरह पनीर वगैरह उसका बना देते हैं, दही बनाते हैं, क्योंकि वो जल्दी खराब नहीं, दही तो हो जाए खैर, पनीर बट 2 दिन चल जाएगा कम से कम। सर तो वो 3-4 ही जगह तो इलाहाबाद में। हाँ, तो अभी धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे ना। यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ऐसी सीड्स का प्रोडक्शन, मतलब ऐसी सीड्स को लगा के प्रोडक्शन हो जिससे पैसे ज्यादा से ज्यादा है। 88% ऑफ व्हीट क्रॉप इज नाउ कवर्ड अंडर HYB। ऐसी फसल है जो एकदम एलियन की तरह पैदा होती है, बहुत तेज होती है। मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, अर्लियर एग्रीकल्चर वाज डन यूजिंग दैट, वो नहीं आता था काट, बुलक काट, हल जिसको बोलते हैं, बट नाउ अ डेज इट इज डन विद ट्रैक्टर एंड थ्रैशर्स, कटर्स होते हैं। एक तरफ ग्रेन गिरेगा, एक तरफ उसकी स्ट्रॉ गिरेगी, स्ट्रॉ मतलब छाल जो होती है, और वो कटता भी जाएगा। तो फार्मर का टाइम पीरियड बहुत कम हो गया। गॉट इट? डेटा पढ़ लीजिएगा इसका। फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स चिल्ड्रन? सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? द रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरी लो। व्हाई? बिकॉज मेजॉरिटी पीपल दे आर नॉट क्लॉक्ड टू डू वर्क इन एग्रीकल्चर सेक्टर। उनको लगता है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर वेरी 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 लो ग्रेडेड, लो पेड, so they search for corporate jobs children. Again data you have to mug up. -7% in 2021 due to COVID-19 induced lockdown. Why? भाई क्योंकि कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जनरली चल नहीं रहा था, तो ये फसल अगर उगाएं भी तो किसके लिए? या जब कोविड आया उसके बाद इनका प्लॉइंग सीजन स्टार्ट होता है और इनको कहीं से सीड्स मिले ही नहीं, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा ग्रो करता था वो कोविड पीरियड में 7 से 8% नीचे चला गया। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। वाई प्रोडक्टिविटी लेवल इज लो? बिकॉज जो हमारा लेबर है चिल्ड्रन फील्ड में या फार्म हाउस में काम करने वाला, दैट इज हाईली अनस्किल्ड। अगर वो स्किल्ड होता तो शायद प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती। गॉट इट क्लियर? So India was about 57% of China in 2019, all due to what children? Labor productivity, चाहे वो इंडस्ट्री के अंदर हो चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड पे हो। Pressure of population on land. People remember that example of disguised unemployment? Yes, sir. आंसर, चाइना में प्रॉब्लम क्यों नहीं होती इसकी? वहां पे लैंड पे ज्यादा प्रेशर क्यों नहीं है? क्योंकि वहां ज्यादातर लोग खाने में क्या खाते हैं? सर वो कीड़े मकोड़े, कुत्ता बिल्ली चाउमीन ये सब खा जाते हैं। बट हमारे यहाँ ज्यादातर लोग क्या है? वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन खाना चालू कर दीजिए, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब ये मत करिएगा घर से 2-3 लोगों को निपटा दें सर तो प्रेशर कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? Yes. अंडरस्टूड? चलिए, लैंड टेन्योर सिस्टम क्या हुआ? प्रेशर इतना होता तो एमएसपी की जरूरत ही क्यों होती? हाँ, लैंड टेन्योर सिस्टम ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस पॉइंट चिल्ड्रन। 17% से ज्यादा लैंड किराएदारी पे था। टेनेंट्स वर ओनली एंड ओनली डन व्हाट? एक्सप्लॉइटेड बेसिकली। व्हाई दे वर एक्सप्लॉइटेड एंड हाउ दे वर एक्सप्लॉइटेड? तो व्हाई दे वर एक्सप्लॉइटेड कि भाई उनके पास और कोई बचने का तरीका तो था नहीं, एंड क्योंकि हमको उनसे ज्यादा से ज्यादा रेंट मिल सकता था, दैट्स व्हाई दे आर एक्सप्लॉइटेड। समझ गए? अनइकोनॉमिक होल्डिंग मींस व्हाट? किसी के पास एक्चुअल साइज से बहुत ज्यादा लैंड होल्डिंग थी और किसी के पास चिल्ड्रन एक एस्टिमेटेड साइज से एक्चुअल साइज से बहुत कम। तो किसी की प्रोडक्टिविटी यूज्ड टू बी वेरी हाई एंड किसी की प्रोडक्टिविटी यूज्ड टू बी वेरी लो। इसीलिए कंसोलिडेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स करना पड़ा। अगेन द डेटा सेज 86% ऑफ फार्मर्स इन इंडिया आर मार्जिनल। जितना उगाते हैं उसको जितने में बेचते हैं, दैट इज हार्डली एबल टू कवर अप द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं बात को? They constitute 59% of the total holding children and most were uneconomical. Uneconomical का मतलब उसकी प्लॉइंग और हार्वेस्टिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, बट उससे मिलने वाला जो आउटपुट था वो उतने प्रॉफिट में सेल नहीं हो पा रहा था। आउटडेटेड टेक्निक, आज भी वही खच्चर और गैया लेकर चल रहे हैं और उसी से आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दे यूज वुडन प्लाउज, बुलक, ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड्स एंड मैन्योर। और आज भी मेजॉरिटी फार्मर्स हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इम्बाइब
कर ही नहीं पा रहे हैं। पुराने जमाने की टेक्निक थी, उसी को लगे पड़े यूज कर रहे हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज आर ऑल्सो inadequate. ये डेटा इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। Only 52% of the area got proper irrigation. 48% did not have any irrigation facility. तो जब बारिश ही नहीं होगी, पानी ही अवेलेबल नहीं होगा, क्या आउटपुट प्रोड्यूस होगा? बिल्कुल कैक्टस उगेगा वहां पे। ओके, रेनफॉल भी इनसफिशिएंट है, और इंडिया में तो मैक्सिमम जगह खेतों पे द आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? रेनफॉल। बारिश अच्छी होगी तो आउटपुट अच्छा, और ये सबके लिए अच्छा है, क्योंकि बारिश अच्छी होगी तो एग्रीकल्चरल आउटपुट अच्छा, एग्रीकल्चरल आउटपुट अच्छा होगा तो किसान कमाएगा, बहुत कमाएगा तो अपने बेटे को इंजीनियरिंग करने के लिए शहर भेजेगा, घूमने घामने जाएगा। बट अगर किसान ने तरक्की नहीं की तो इंडिया में कोई तरक्की होगी ही नहीं। सब एक दूसरे से टाइड अप है, इट्स अ चेन रिएक्शन। तो किसान बढ़िया पैसा कमा रहा है, गाड़ी से पूरे परिवार को लाद के शहर चलाएगा, रेस्टोरेंट में डिनर करेगा, पीवीआर सिनेमा में मूवी देखेगा। बट अगर रेनफॉल अच्छी नहीं हुई, क्या पीवीआर वालों का टिकट बिकेगा? नहीं बिकेगा। The marketing facilities are also what children? Inadequate. गवर्नमेंट ने देयर आफ्टर जब देखा मार्केटिंग फैसिलिटीज एकदम बेकार हैं, तो कोऑपरेटिव्स सेटअप किए। कोऑपरेटिव मतलब ढेर सारे किसान मिलके अपना एग्रीकल्चरल आउटपुट एक मार्केट में लाके बेच सकते हैं। अभी रिसेंटली चिल्ड्रन, लास्ट ईयर की अगर आपको बात याद हो, या लास्ट टू लास्ट ईयर, अ न्यू फार्म बिल वाज टू बी इंट्रोड्यूस्ड। उससे ये था कि भाई कोई भी फार्मर इंडिया में किसी भी कोने में अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच सकता है। तो इन योर ओपिनियन इट वाज अ गुड एफर्ट बाय द गवर्नमेंट और अ बकवास एफर्ट? गुड एफर्ट। बट लोगों ने क्यों उसको प्रोटेस्ट किया? एक्चुअली वो किसान नहीं थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो मिडिलमैन थे जो किसानों से एग्रीकल्चरल आउटपुट लेते थे और किसको बेचते थे? गवर्नमेंट को। समझ में आ गया? तो पुराना रूल यही था, फार्मर्स से एक मिडिलमैन या कुछ मिडिलमैन सामान लेंगे एंड दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड सेलिंग इट टू एफसीआई। थोड़ा सा कमीशन मिलता था। इस नए फार्म बिल में फार्मर ऑनलाइन पोर्टल पे अपना स्टॉक रजिस्टर करेगा, डिस्पैच के लिए टीम आएगी और सामान बिक जाएगा, पैसा 3 दिन के अंदर उसके अकाउंट में। बट अल्टीमेटली नुकसान किसका हो गया? मिडिलमैन का। तो हु क्रिटिसाइज्ड, हु डिड प्रोटेस्ट? द मिडिलमैन एंड नेवर द फार्मर्स। और हमेशा लोगों को क्या दिखाया गया? फार्मर को नुकसान होगा, अडानी अंबानी इसको टेक ओवर कर लेंगे। वो क्यों टेक ओवर करेंगे भाई? उनको कोई वो क्या करेंगे? वो सिंपली आपको सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम देंगे कि भाई हमारे ट्रक में, हमारे ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक के थ्रू ये सामान प्रतापगढ़ से मुंबई पहुंचा दिया जाए। बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बट जो हमारे बिचौलिए थे उनको कौन समझाए? उनका एम्प्लॉयमेंट तो जीरो हो जाएगा। कन्वर्ट हो जाते, ये काम करते थे वो। जिसको फ्री में बिना मेहनत का पैसा खाने की आदत पड़ गई, वो क्या काम करेगा? अंडरस्टूड? बिल वो कैंसिल कर दिया था। हाँ, कैंसिल कर दिया था। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज आर देयर, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। किसान ने गेहूं तो खूब ढेर सारी उगाई, खुले में रखी थी, बारिश हो गई, क्या हुआ? सब खराब। अब ये मत बोलिएगा सर ड्रायर कर लीजिए उसके ऊपर, बाल नहीं है शैम्पू करने के बाद जो सुखाना है। ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन का प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता था? मिडिलमैन। किसान को बताते ही नहीं थे कि ये राइस की क्वालिटी बेटर और ये इंफीरियर है। बेटर क्वालिटी कुड बी सोल्ड एट अ हायर प्राइस एंड इंफीरियर क्वालिटी एट अ लोअर प्राइस। हाँ, सब एक प्राइस पे खरीद लेते थे। मल्टीप्लिसिटी ऑफ मिडिलमैन। आपके खेत से कोई और राशन उठा लेगा, मतलब पूरा एग्रीकल्चर आउटपुट, फिर वो किसी वाई को बेचेगा, वाई जेड को बेचेगा, जेड फूड कॉर्पोरेशन तक लेके जाएगा। तो आपने अनाज बेचा 5 रुपए का और फाइनली फूड कॉर्पोरेशन को कितने मिला? 35 का, और बीच में सब ने 6-6, 7-7 रुपए कमा लिए। तो जितना बेचारे किसान ने मेहनत करके नहीं कमाया, उससे ज्यादा मिडिलमैन ने अर्न कर लिया। सो दीज मैल प्रैक्टिसेस, मल्टीप्लिसिटी ऑफ मार्केटिंग चार्जेस वर क्रिएटिंग अ ब्लॉक इन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। समझ गए? चलो, इनएडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटीज। लोन मिलता भी था तो किससे मिलता था? मैंने अभी आपको बताया था लास्ट, मनी लेंडर, साहूकार, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ऐसे लोगों से, विच यूज टू चार्ज वेरी 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 हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट। तो अल्टीमेटली अब गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई क्या किया जाए, तो गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पे फोकस किया। किसान को 20,000 का लोन दे दो, जब वो 20,000 वापस कर जाए फिर 20,000 दे दो। 2-3 बार देखा कि 20,000 लेके गया, वापस कर दिया, अब इसकी क्रेडिट लिमिट 50,000 की कर दो। तो अल्टीमेटली इस तरह का किसान कभी भी भागेगा नहीं, और अगर भाग भी जाए तो नो प्रॉब्लम, वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज
डेट इंश्योरेंस. व्हाट? डेट, जो आपने लोन दिया है आप उसका इंश्योरेंस करा लीजिए. तो इवन इफ अ फार्मर कमिट्स सुसाइड और रन्स अवे, क्या आपका पैसा नुकसान होगा? बिल्कुल भी नहीं. सो बल्क ऑफ द क्रेडिट रिक्वायरमेंट इन इंस्टीट्यूशन से मीटअप हो जाती थी, बट अर्लियर दे वर द मनी लेंडर्स हु यूज्ड टू कंपेल पीपल टू बोरो एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज वेरी 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 हाई, लो, हाई. मनी लेंडर्स वगैरह, रिच फार्मर्स, ट्रेडर्स, ये लोग बहुत इंटरेस्ट चार्ज करते थे. एंड मेनी अ टाइम्स चिल्ड्रन, इंटरेस्ट कुड गो अप टू 36% पर एनम. 3% हर महीने का इंटरेस्ट लोग लेते थे. समझ में आ गया? लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जिन वर्कर्स के पास अपना खेत नहीं था वो दूसरे को खेतों में लेबर की तरह काम करते थे. डेटा इज देयर, इसको लर्न कर लीजिएगा. इसमें और कुछ तो मेरे पढ़ने लायक है नहीं, सब डेटा है चिल्ड्रन. ये लो इनकम, जिसकी कमाई कम है चिल्ड्रन, क्या वो ज्यादा खर्च कर पाएगा? नो. तो प्रोडक्टिविटी वाज लो, अर्निंग्स वर वेरी लो. एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड पैसा बहुत ही कम कमाता था और एनुअल अर्निंग कितनी थी? 10,200 रुपए. 50%, हाँ एनुअली तो लिखा है, सॉरी मंथली सॉरी. 50% of the cultivator households were indebted with average amount of outstanding loan is how much children? 74,000. तो 6-7 महीने की जो हमारी कमाई थी 10,200 के हिसाब से, वो तो सिर्फ लोन पे करने में ही चली जाएगी. तो बड़ी प्रॉब्लम थी, ज्यादा पढ़ लेंगे तो रोना भी आ जाएगा आपको. तो एग्रीकल्चर सेक्टर समझ में आ गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की.